हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ लवली फ्रेश मॉर्निंग। बाहर आप देख रहे होंगे कि आज का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एकदम मूडी वाला मूड है पढ़ाई करने का, है ना। तो फिर बिल्कुल देरी ना करते हुए आज हम हमारा जो रेडियो एक्टिविटी वाला जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो 2 दिन का बहुत बड़ा लंबा सा ब्रेक हो गया है कि आपको वीडियोस नहीं मिले हैं ड्यू टू द लॉकडाउन ऑफ सैटरडे एंड संडे। तो फिर से आपने कंटिन्यू वीडियो स्टार्ट हो गए हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज़ अ बाइंडिंग एनर्जी, व्हाट इज़ मास डिफेक्ट, उनका क्या रिलेशन है, किस तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो हमने कैलकुलेशन में प्रीवियस में देखा था कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इट इज़ डिपेंड ऑन द बाइंडिंग एनर्जी। ओके, मतलब जिस एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है वो मोर स्टेबल न्यूक्लियस होता है। कैसा होता है वो? मोर स्टेबल न्यूक्लियस होता है। हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू जो है इतनी आनी चाहिए, दैट मीन्स दैट एलिमेंट्स इज मोर स्टेबल। जिसकी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी वो एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ग्राफ जो है हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक साइड पे लिखा है मास नंबर और दूसरे साइड पे लिखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा फिर भी जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये जो दिख रहे हैं दैट इज अ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू है इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जो प्रीवियस में देखा था तो हमको ये दिखाई दिया था कि जो आयरन का एलिमेंट है विच इज मोर स्टेबल। कैसा एलिमेंट है? बहुत ज़्यादा स्टेबल है। वाई? बिकॉज उसकी बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी है। तो यहाँ पे आपको ग्राफ में भी दिख ही रहा होगा, ग्राफ में आपको शो हो रहा होगा कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा किसकी है? वो सबसे ज़्यादा है न्यूक्लियस आयरन की। हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था प्रीवियस वाले इसमें कि जो हमारा Fe है, Fe जो आपको दिख रहा है जो कितना है? मैक्सिमम है। तो इसकी जो वैल्यू रहेगी विच इज़ मोर स्टेबल। ये कैसा एलिमेंट है? विच इज़ मोर स्टेबल। Fe दैट इज़ आयरन। कितना है उसका मास? 26। ठीक है, विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल। वाई? बिकॉज ऑफ maximum binding energy. How much is the binding energy? That is 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा जिसकी बाइंडिंग एनर्जी है और विच इज मोर स्टेबल। ठीक है, अब हमको सेकंड में क्या दिख रहा है कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा हमको दिख रही है। देन हम जैसे नीचे आ रहे हैं तो हमको यूरेनियम दिख रहा है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी 7.6 है, लेकिन वो कैसा है? वो स्टेबल नहीं है। मतलब स्टूडेंट ये इस रेंज में जो है विच इज स्टेबल, और जो इसके इधर है और इसके इधर है वो स्टेबल नहीं है। वो कैसे नहीं है? वो स्टेबल नहीं है। तो अभी हमको वही देखना है कि इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो किस पर डिपेंड होती है। तो इसमें एक फैक्टर है दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। तो हमको वही देखना है कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। हाँ, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो मास नंबर है, अगर हम इधर साइड की बात करते हैं यूरेनियम की, ठीक है, तो हमने अगर यूरेनियम ले लिया, ठीक है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? दैट इज 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज अनस्टेबल। कैसा है ये मटेरियल? अनस्टेबल मटेरियल है, अनस्टेबल एलिमेंट है। मतलब मास नंबर ए इज ग्रेटर दैन 80। क्यों 80 लिखा? क्योंकि 50 और 80 के बीच में तो Fe दिख रहा है हमको। मतलब ए की वैल्यू
अगर 80 से ज़्यादा है, विच इज अनस्टेबल, विच इज अनस्टेबल। कैसा एलिमेंट है वो? अनस्टेबल है। अब वो अनस्टेबल तो है, लेकिन उसको क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए ना भाई, वो तो स्टेबल होना चाहता है। if the elements want to get stability, क्या चाहिए उसको? स्टेबिलिटी चाहिए। तो क्या करेगा ये? क्या करेगा? अगर उसको स्टेबिलिटी चाहिए तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा। वो हम पढ़ने ही वाले हैं, आगे हम उसी के ऊपर आने वाले हैं। दैट इज रेडियो एक्टिविटी की एनर्जी रिलीज करते हैं, विच इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। अब किसके फॉर्म में करते, क्या करते, वो हम आगे आने ही वाले हैं, ठीक है। तो अभी इतना ध्यान में रखो कि हम क्या करते हैं, वो इट गेट स्टेबिलिटी, स्टेबल होने के लिए एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर फिजन, इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर फिजन। किसके फॉर्म में वो एनर्जी को रिलीज करते हैं स्टूडेंट? वो एनर्जी को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर फिजन। मतलब यहां से जो ज्यादा रहेंगे वो एनर्जी को रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर फिजन। मतलब यहां से जो बढ़ रहा है वो क्या कर रहा है? न्यूक्लियर फिजन। ओके, देन हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि A अगर ग्रेटर देन 80 है तो न्यूक्लियर फिजन, और A अगर लेस देन 50 है तो A अगर लेस देन 50 है तो क्या होगा स्टूडेंट? A अगर लेस देन 50 है तो भी वो एनर्जी को रिलीज करेगा, विच इज ऑल्सो अनस्टेबल। वो भी तो अनस्टेबल है, क्योंकि स्टेबल तो हमको सिर्फ F ही दिख रहा है, आयरन। वाई इट इज स्टेबल? बिकॉज ऑफ देयर बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम। तो फिर इससे छोटे वाले भी तो अनस्टेबल है और इससे बड़े वाले भी तो अनस्टेबल है। मतलब जो छोटे वाले हैं उनको भी स्टेबल होना पड़ेगा, उनको भी तो स्टेबिलिटी चाहिए ना, उनको भी तो स्टेबिलिटी चाहिए। तो फिर उनको अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो वो भी क्या करेंगे? एनर्जी को रिलीज करेंगे। कौन से? एक से जो 50 से छोटे हैं, विच इज ऑल्सो अनस्टेबल, which is also unstable. If he gets stability, अगर उनको stability चाहिए, then क्या करेगा? release energy in the form of what? in the form of क्या था? जब बड़ा था तब न्यूक्लियर फिजन था, और जब छोटा है तो इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, मतलब यहाँ वाले तो स्टेबल है और इससे जो छोटे हैं वो क्या करेंगे? न्यूक्लियर फिजन, और जो फ्यूजन, और जो बड़े हैं वो क्या करेंगे? न्यूक्लियर फिजन। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमको एक चीज को समझना है कि अगर एलिमेंट को स्टेबल होना है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा चाहिए। बात समझ में आई? तभी वो न्यूक्लियस कैसा रहेगा? स्टेबल। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतना एलिमेंट्स कैसा रहेगा? स्टेबल। और जब वो बाइंडिंग एनर्जी कैरी करते हैं, तब वो क्या होते हैं? तब वो स्टेबल होते जाते हैं। कैसे होते जाते हैं? स्टेबल होते जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो पोर्शन था ये प्रीवियस में ही हमको देख लेना था, बिकॉज ऑफ टाइम की वजह से हमने नहीं देखा। ठीक है, आज हमको देखना है न्यूक्लियर फोर्स। आज हमको देखना है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं स्टूडेंट न्यूक्लियर फोर्स की, कि ये किस टाइप का फोर्स है।
हाँ तो स्टूडेंट हम क्या देख रहे थे, न्यूक्लियर फोर्स की हम बात कर रहे थे। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है ये न्यूक्लियर फोर्स वाला। अब देखो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है, यस मैम हो रहा है। तो न्यूक्लियर के फॉर्मेशन में क्या होता है कि न्यूक्लियर जब फॉर्म होता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं। चलो ठीक है समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है तो इसके अंदर क्या रहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन तो जीरो चार्ज है लेकिन प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। आई बात समझ में। अब ये न्यूक्लियस को अगर मैं इस तरीके से बड़ा कर देती हूँ तो यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन जीरो चार्ज है। अब स्टूडेंट समझो बात को, अगर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन तो जीरो चार्ज है, तो फिर न्यूट्रॉन को माइनस कर देते हैं, न्यूट्रॉन को नहीं कंसीडर करते हैं, सिर्फ प्रोटॉन। अगर इसमें प्रोटॉन चार्ज है विच इज पॉजिटिव, तो भाई ये साथ में कैसे रह रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना चाहिए, है ना, रिपेल होना चाहिए ना। अगर मानो यहाँ पे प्रोटॉन है पॉजिटिव, प्रोटॉन है पॉजिटिव, तो ये तो रिपेल होना चाहिए ना, ये तो रिपेल होना चाहिए। कौन सा फोर्स लगना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना चाहिए। एफई मतलब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की, ओके ठीक है। तो इसने तो रिपेल करना चाहिए, लेकिन क्या होता है, रिपेल नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो साथ में ही रहते हैं, रिपल्शन की तो बात ही नहीं। तो ये साथ में क्यों रहते हैं, बिकॉज ऑफ बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। क्योंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो बाइंड है किसकी वजह से वो बाइंड है, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि उनके बीच में वहां पे न्यूक्लियर फोर्स प्रेजेंट है। और न्यूक्लियर फोर्स ही तो इन दोनों को बाइंड करके रखा है, नहीं तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज था तो रिपल्शन होना चाहिए था। देखा था हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कि इलेक्ट्रॉन्स जब निकल रहे थे तो इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज थे, और जब वो आगे गए तो उन्होंने ये देखा कि जो इमिटर प्लेट है वहां से तो वो निकले, लेकिन जो कलेक्टर प्लेट है एनोड वहां पे भी तो निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स वापस आ गए थे, रिपल्शन हुआ था। बात याद आ गई। तो यहाँ पे भी तो वैसा ही होना चाहिए था मैडम, लेकिन ऐसा नहीं होता। Why it is not happened? Because of presence of nuclear force। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स प्रेजेंट है, विच इज वेरी हैवी, विच इज 50 to 60 times heavier than electromagnetic force and gravitational force। आई बात समझ में, पक्के की बात है ये। Why it is not happened? Because proton and neutron bind together by the nuclear force। कौन सा फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स कैसा है स्टूडेंट, अट्रैक्टिव फोर्स है। वो क्या करता है, वो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फॉर्म करता है। अट्रैक्शन, अरे बाप रे, ये बात तो मैडम बताने की है क्या, हमको पता है अट्रैक्शन है ना, गर्ल्स बॉयज़ के बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपको तो पता ही है, अब तो आपकी उम्र ही यही है, नहीं, लेकिन ये सब नहीं करना है, हमको हमारा अट्रैक्शन देना है। कहाँ पे, हमको हमारा अट्रैक्शन देना है फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, बायो पे, मैथ्स पे। फिलहाल यही हमारे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, हमको इन्हीं के साथ आगे बढ़ना है, ओके। तो व्हाई इट इज टुगेदर, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर जो फोर्स है वो कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स है वो, अट्रैक्टिव फोर्स है। मतलब ये जो फोर्स है वो न्यूट्रॉन के बीच में है, ये जो फोर्स है वो प्रोटॉन के बीच में है, ये जो फोर्स है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में है। इक्वल फोर्स है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी प्रेजेंट है। तो ये फोर्स जो है ये कैसा है, इक्वल फोर्स है। और दिस फोर्स इज 50 to 60 times more than, ठीक है, अगर मैं पॉइंट में लिख देती हूं तो न्यूक्लियर
force is 50 to 60 times heavier than electromagnetic force. What? It is greater than electromagnetic force. मतलब ये भी बोल सकते हो कि न्यूक्लियर फोर्स is greater than electromagnetic force. electromagnetic force. तो आई बात समझ में? ठीक है, तो नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो यहाँ पे हमको जो सेकंड वाला हम हमारे टॉपिक पे आए हैं, दैट इज न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, एंड फाइनली हम आ गए हैं रेडियो एक्टिविटी पे। ओके, तो चलो हम बात करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी। तो ये वाला जो कंसेप्ट था रेडियो एक्टिविटी, ये किसने निकाला था? ये निकाला था बिक्यूरेल 1896 में। ठीक है, ये किसने निकाला था? बिक्यूरेल ने इन 1896 में इन्होंने बताया था रेडियो एक्टिविटी के बारे में। अब देखो स्टूडेंट, क्या बात है कि मानो कि 25,000 एलिमेंट्स जो है उसमें से 260 ही स्टेबल है। ठीक है, मतलब 25,000 की अगर हम बात करें न्यूक्लियाइड्स की, तो 25,000 न्यूक्लाइड्स में से ओनली कितने स्टेबल है? 260 आर स्टेबल। ठीक है, अब देखो इसमें से सिर्फ 260 स्टेबल है स्टूडेंट। अब 260 स्टेबल है, बाकियों को भी तो स्टेबल होना है, बाकियों को भी तो क्या होना है? स्टेबल। अब जब उनको स्टेबल होना है तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। ओके, बात आई समझ में कि जब उनको स्टेबल होना है तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। अब वो जब एनर्जी को रिलीज करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ डिके, इन द फॉर्म ऑफ डिके। ओके, और दैट डिके विच इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। देखो हर एक पॉइंट को समझो कि जब इनको स्टेबल होना है तो वो इमिट करते हैं एनर्जी को, और वो जो एनर्जी को इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिके, और विच इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। और जो वो इमिट करते हैं तो वो इमिट करते हैं अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये वेव है, आपको पता है, आपने स्पेक्ट्रम पढ़े हो। गामा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। स्पेक्ट्रम में देखा था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। गामा क्या है? गामा, एक्सरे, यूवी रे, वेबक्योर और इंफ्रारेड, रेडियो, माइक्रो। तो ये क्या है? गामा, दैट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जब ये अनस्टेबल है और इनको क्या थोड़ा सा थेरी है, ठीक है, देख लेते हैं ना क्या हद है। तो जब इनको स्टेबल होना है तो दे आर इमिटिंग अ पार्टिकल्स विच इज अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज नॉट अ पार्टिकल, इट इज अ वेव। अब जब वो रिलीज करेंगे, बात समझो, जब वो रिलीज करेंगे या तो अल्फा पार्टिकल रिलीज करेंगे या तो बीटा पार्टिकल्स रिलीज करेंगे। दोनों एक साथ वो रिलीज नहीं कर सकते। अल्फा बीटा दोनों पार्टिकल वो एक साथ रिलीज नहीं कर सकते, या तो अल्फा करेंगे या तो बीटा करेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि दोनों, मतलब मानो कि कोई एक एलिमेंट है, उनको स्टेबल एक्स एलिमेंट वी कंसिडर अ एक्स एलिमेंट। ओके, चलो आगे देखते हैं। ब्लैक बोर्ड का मैं मिटा देती हूँ, हम एक एग्जाम्पल से आगे समझते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन के साथ हम समझते हैं कि जब ये एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है, एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ
in the form of alpha particle, beta particle and gamma electromagnetic wave, gamma electromagnetic wave। ठीक है, अब बात को समझो। मानो कि यहाँ पे x एलिमेंट है, ठीक है। अब ये जो x एलिमेंट है ये अनस्टेबल है, ठीक है। ये कैसा है? ये है अनस्टेबल। अब इसको क्या होना है? इसको होना है स्टेबल। तो ये क्या करेगा? जब इसको स्टेबल होना है ये अल्फा पार्टिकल रिलीज करेगा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल रिलीज करेगा और हो सकता है कि इसके साथ वो गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी रिलीज करे। देखो बात आई समझ में कि अगर एक एलिमेंट है x तो वो अल्फा पार्टिकल रिलीज करेगा, उसके बाद वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करेगा, करेगा ना करेगा ये उसकी पते की बात है, लेकिन ये सिर्फ क्या करेगा? अल्फा। या तो वो बीटा करेगा, ठीक है, या तो वो बीटा करेगा और बीटा के बाद भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिलीज कर सकता है। लेकिन अल्फा एंड बीटा साथ में रिलीज नहीं करेगा, अल्फा एंड बीटा साथ में वो रिलीज नहीं करेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई है ना? हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पे और एक बात हमको देखनी है कि ठीक है उन्होंने क्या किया? अल्फा बीटा पार्टिकल्स इमिट किया, या तो अल्फा या तो बीटा, या और दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उन्होंने इमिट कर दिया। अब देखो यहाँ पे जब एलिमेंट स्टेबल होता है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये कैसे रहने चाहिए? ये इक्वल रहने चाहिए। मतलब अगर हम लोग इस तरीके से देखते हैं तो n/z जो है वो इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो n/z जब 1 रहेगा तो विच इज अ स्टेबल, वो कैसा रहेगा? वो स्टेबल एलिमेंट्स रहेगा, ठीक है। अब अगर ये वैल्यू 1 से लेके इफ द वैल्यू 1 to 1.6 हो जाएगी तो वो कैसा रहेगा? विच इज अ हेवीएस्ट स्टेबल। वो कैसा रहेगा? हेवीएस्ट स्टेबल रहेगा, मतलब वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब दूसरी बात देखो कि कुछ जो होते हैं, कुछ न्यूक्लियाइड जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, नेचुरली वो न्यूक्लियाइड जो है वो अनस्टेबल होते हैं, तो विच इज कॉल्ड एज नेचुरल रेडियो एक्टिव। ओके, बात समझ? अरे कुछ नहीं, न्यूक्लियाइड है और वो जो है वो कैसा है कि वो नेचुरली अनस्टेबल है, ठीक है, कि उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी प्रोसेस नहीं हुई है, ठीक है। तो वो कैसा है? वो नेचुरली है। वो नेचुरली कैसा है? अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। तो वो कैसा है? नेचुरली अनस्टेबल है। तो जो नेचुरली अनस्टेबल होता है विच इज कॉल्ड एज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, द न्यूक्लाइड विच इज नेचुरली अनस्टेबल, ठीक है, कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। और इसका अपोजिट कर लो। अब कुछ न्यूक्लियाइड है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जो लेबोरेटरी में अनस्टेबल होते हैं, तो विच इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ओके, और एक होता है डीके। अब डीके कब होता है? न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के पहले। मतलब एक न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है, तो जब वो फॉर्मेशन करेगा उसके पहले वो डीके फॉर्म करेगा, मतलब अल्फा बीटा गामा इमिट करेगा। तो वो जो डीके है पहले वाला विच इज कॉल्ड एज पेरेंट्स डीके। व्हाट? जो फॉर्मेशन के पहले का जो डीके है विच इज कॉल्ड एज पेरेंट्स डीके।
एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस जो डिके रहेगा विच इज कॉल्ड एज डॉटर डिके, विच इज कॉल्ड एज डॉटर। छोटी छोटी डेफिनेशन है, एकदम छोटी छोटी, बस थोड़ा याद रखना है, ठीक है। आज का आई नो कि आज का जो लेक्चर था बहुत थेरी था। कल जो हम पढ़ने वाले हैं ना बच्चों की रेडियो एक्टिविटी तो हमने देख लिया। अब अल्फा बीटा और गामा जब इमिट करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, ये जब हम पढ़ेंगे ना बहुत इंटरेस्ट आने वाला है आपको। तो आज जो है हमने पूरी बोरिंग वाली थ्योरी देख ली है, ठीक है ना। एक दिन बोर हो गए तो क्या हो गया, तो कल हम फिर से मिलेंगे एकदम अच्छे से। रेडियो एक्टिविटी कैसे अल्फा पार्टिकल्स इमिट करते हैं, कैसे बीटा, कैसे गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करते हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, कुछ नहीं था, सिंपल था। डॉटर और पेरेंट्स व्हाट, जो डीके पहले, डॉटर जो पेरेंट्स और जो डीके बाद में, विच इज डॉटर। हाँ ना भाई, हम हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ही तो हम आए हैं। ओके, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। कल हम मिलते हैं बढ़िया से अल्फा बीटा गामा के साथ। बाय बाय।